हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपके साथ पंकज। बच्चों, आज फिर स्टार्ट कर रहे हैं हम अपना जो हमने यूनिट स्टार्ट की हुई थी बीओपी वाली यूनिट। हमने बीओपी का चैप्टर पूरा कर लिया था। आज हम उसी के साथ जो इससे पहले चैप्टर है हमने मैक्रो स्टार्ट करी हुई है, पीछे से बीओपी हो गया। आज हम करने वाले हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। ये भी बिल्कुल बीओपी की तरह ही आप मानो, बिल्कुल सिंपल चैप्टर है। हालांकि बीओपी से भी इजी है, इसमें बहुत रेयर ही ऐसे टॉपिक है जिसमें बच्चों को कंफ्यूजन होती है। और छोटा सा चैप्टर है ये, बहुत 4-5 टॉपिक ही इसमें है। तो करते हैं, देखो स्टार्ट क्या है ये। देखो इसका जो चैप्टर को हम समझेंगे, हम थोड़ा अंग्रेजों से इंस्पायर होके करेंगे। कैसे अंग्रेजों ने हमें कैसे लूटा, उन्होंने क्या किया, डिवाइड एंड रूल करते थे। तो हम भी क्या करेंगे, जो इसका नाम है फॉरेन एक्सचेंज रेट, इसको डिवाइड कर देते हैं। एक हो गया फॉरेन एक्सचेंज और एक वर्ड हो गया रेट। तो पहले हम मीनिंग समझेंगे कि फॉरेन एक्सचेंज का क्या मतलब होता है, फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है। देखो हम सब इंडिया में रहते हैं, तो हमारे लिए इंडियन रुपीस छोड़ के, जो हमारे देश की करेंसी है इंडियन रुपीस, वो छोड़ के बाकी जितने भी देश है दुनिया में, उनकी जो भी करेंसी है उनको हम बोलेंगे फॉरेन एक्सचेंज। मतलब हमारे जिस देश में आप रहते हो उस देश की डोमेस्टिक करेंसी छोड़ के बाकी सारे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की जो करेंसी होती है उसे बोला जाता है फॉरेन एक्सचेंज। देखो डेफिनेशन क्या है, इट रेफर्स टू ऑल करेंसीज अदर देन द डोमेस्टिक करेंसी ऑफ अ गिवन कंट्री। जिस कंट्री में भी आप रह रहे हो उस कंट्री की डोमेस्टिक करेंसी छोड़ के बाकी सारी करेंसी जो है वो आपके लिए क्या है, फॉरेन एक्सचेंज। अब इसी के साथ वर्ड जुड़ गया फॉरेन एक्सचेंज रेट। अब ऐसे समझो, पहले सीधा एग्जांपल से समझते हैं कि एक पर्सन है अमेरिका का, वो मेरे पास आया और बोलता है कि ये लो $1 और मुझे बदले में रुपीस दे दो। तो करंटली लगभग 85 रुपीस चल रहा है। $1 इंडिया के 85 रुपीस के बराबर है और मैंने इंडिया के उसे 85 रुपीस दे दिए। तो जो ये रेट था, कन्वर्जन का जो रेट था कि $1 85 रुपीस के बदले है, उस रेट को बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। जब एक करेंसी किसी और दूसरे देश की करेंसी से एक्सचेंज की जाती है उसे क्या बोला जाता है, फॉरेन एक्सचेंज रेट। जिस रेट पे एक्सचेंज हो रही है, इट रेफर्स टू द रेट एट विच वन करेंसी इज एक्सचेंज फॉर। जब एक करेंसी एक्सचेंज की जा रही है दूसरी करेंसी से जिस रेट पे, उसको क्या बोलते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रेट। ये हो गया सिंपल सा टॉपिक इसमें। अब जो इसका कंफ्यूजिंग वाला टॉपिक है वो ये है, दो टॉपिक हैं, एक वर्ड है डेप्रिसिएशन, एक एप्रिसिएशन और एक है डीवैल्यूएशन। ये पेपर में आता है आपका एमसीक्यूज वगैरह में, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। तो समझते हैं क्या है। तो डेप्रिसिएशन का नॉर्मल मतलब, कॉमर्स वालों आपको बहुत सारे बच्चों को पता होगा कि जब भी किसी चीज़ की वैल्यू कम हो जाती है, डाउन हो जाती है, तो उसे डेप्रिशिएट कहते हैं। और एप्रिसिएशन मतलब जब उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो यहाँ पे इस चैप्टर में डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है, इट रेफर्स टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म ऑफ फॉरेन करेंसी। कि मेरे देश की, जिस देश में मैं रहता हूं उस देश की करेंसी की वैल्यू डाउन हो गई है एज कंपेयर टू अदर फॉरेन करेंसी। तो मेरी करेंसी क्या कहलाएगी, डेप्रिसिएशन, मतलब मेरी करेंसी का डेप्रिसिएशन हो गया। और एप्रिसिएशन में उल्टा है, इट रेफर्स टू इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म ऑफ फॉरेन करेंसी। एग्जाम्पल से समझो, क्योंकि पेपर में भी एग्जाम्पल ही आने वाला है इसका, कि एक पर्सन, एक अभी हमने लिया कि एक पर्सन इंडिया में रहता है और एक यूएसए वाला है, ठीक है। पहले ये 85 रुपीस देता था और ये बदले में $1 देता था, ठीक है। अब क्या हुआ, मान लेते हैं इंडिया की करेंसी डेप्रिशिएट हो गई है। क्या हो गई है, डेप्रिशिएट, कम हो गई है। तो इसको 90 रुपए देने पड़ेंगे $1 के बदले, ठीक है। तो ये हो गई डेप्रिशिएट और ये हो गई एप्रिशिएट, क्योंकि इंडिया वाले बंदे को नुकसान हो रहा है, अब उसे ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं किसी चीज को सामान खरीदने के, और अमेरिका वाले को कम पे करने पड़ रहे हैं। तो ये होता है डेप्रिशिएशन और एप्रिशिएशन। तो ऐसा ही फिल इन द ब्लैंक्स पूछ सकता है या एमसीक्यू पूछ सकता है कि पहले $1 के 85 रुपीज जा रहे थे, अब $1 के 90 रुपीज जा रहे हैं। तो बताओ इंडियन करेंसी डेप्रिशिएट हुई या एप्रिशिएट हुई, या कौन सी करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है, कौन सी एप्रिशिएट हो रही है। अब इसका क्या इफेक्ट आता है कि अगर इंपोर्ट या एक्सपोर्ट हो रहा है तो क्या इफेक्ट आएगा, इट लीड्स टू इंक्रीज इन एक्सपोर्ट। मान लो मैं इंडिया में रहता हूं और इंडिया का जो एक्सपोर्ट है
अगर मेरी करेंसी की जो वैल्यू है वो डेप्रिशिएट हो रही है तो मेरे इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? बिकॉज इट मेक्स डोमेस्टिक गुड्स चीपर इन फॉरेन करेंसी। सिंपल सी बात है, एक अमेरिका का पर्सन पहले इंडिया से एक प्रोडक्ट मंगाता था, बदले में वो उसको, मान लेते हैं वही इजी कैलकुलेशन करके चलते हैं कि $85 की थी वो चीज़, 85 रुपीज़ की थी, तो $10 देगा। हम ये मान के चल रहे हैं $1 85 रुपीज़ के बराबर है, तो $10 वो देता था। अब क्या हो गया, $1 90 के बराबर हो गया, 90 रुपीज़ के $1। तो अब वो मुझे कम पैसे देगा बेटा। अगर 850 की चीज़ है तो अब मुझे वो $10 नहीं देगा, क्योंकि अब $1 90 रुपीज़ के बराबर हो गया है। तो इसको डिवाइड कर देगा 90 से, तो जितने डॉलर आएंगे वो हमें अब पे करेगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा, उसको वो सस्ते में चीज मिल रही है। पहले जो चीज जिसके लिए उसे $10 देने पड़ रहे थे, अब हो सकता है $9 और कुछ देने पड़ेंगे, कुछ सेंट वगैरह देने पड़ेंगे, तो उसके लिए चीपर हो गई चीज, तो वो मेरे देश से ज्यादा मंगाएगा, तो इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ेगा। और वहीं अगर एप्रिशिएट हो रहा है तो इंपोर्ट बढ़ता है। अगर इंडिया की करेंसी एप्रिशिएट हो रही है, अब उल्टा लो, $1 85 रुपीज के बराबर था, अब $1 80 रुपीज के बराबर हो गया, तो इंडिया वाले बंदे के 5 रुपए सेव हो रहे हैं, इसकी करेंसी एप्रिशिएट हो रही है, और अमेरिका वाले बंदे की डेप्रिशिएट हो रही है। तो अब अगर मैं पहले इंडिया के से बाहर से अमेरिका से कोई चीज मंगाता था जो वहां पे $1 की थी, तो मैं पहले पे करता था 85 रुपीज, लेकिन अब मैं कितने पे करूंगा, 80 रुपीज, तो मुझे वो चीज सस्ती पड़ेगी, तो मैं अमेरिका से और ज्यादा मंगवाऊंगा। तो उसे कहते हैं कि मेरा इंपोर्ट अब इंक्रीज होगा, क्योंकि अब मेरे लिए जो फॉरेन के गुड्स हैं वो मुझे अब सस्ते पड़ेंगे इंडिया में मंगवाना, तो इसलिए इससे क्या होगा, आपका इंपोर्ट बढ़ जाएगा। ये भी यहां से भी एक एमसीक्यू आता है, और एक ऐसी कंडीशन वाला एमसीक्यू आता है कि बताओ कि कौन सी एप्रिशिएट हो रही है और कौन सी डेप्रिशिएट हो रही है। अब आते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक्स पे कि क्या है। अभी एक और डिफरेंस आएगा डेप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन के बीच में, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। अब देखो बच्चों, अब हम जो टॉपिक करने वाले हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट में है इस चैप्टर के, मतलब ये मेन टॉपिक है इस चैप्टर का, जिससे आपको समझ आएगा कि कैसे कैसे रेट डिसाइड किया जाता है, कितने टाइप के फॉरेन एक्सचेंज रेट होते हैं, कौन डिसाइड करता है फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो बेटा 3 सिस्टम होते हैं इसमें एक्सचेंज रेट को रखने के। एक होता है फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम, एक होता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, और एक होता है मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो पहले हम करेंगे फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। नाम से ही पता लग रहा है फिर से अंग्रेजों वाला काम, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। एक्सचेंज रेट का मतलब आपको पता लग गया। अब फिक्स्ड मतलब जो फिक्स्ड हो चुका है, बार बार चेंज नहीं होगा। देखो वैसे जैसे शेयर मार्केट होते हैं ना, शेयर का प्राइस डेली चेंज होता है, सुबह उठोगे आप चेंज हो जाएगा। ऐसे ही आपने LRR CRR में पढ़ा था कि वो भी चेंज होते रहते हैं टाइम टू टाइम। तो एक्सचेंज रेट भी डेली ऑलमोस्ट चेंज होता है, ठीक है। लेकिन अगर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम है तो वो डेली बेसिस पे चेंज नहीं होता। और फिक्स्ड कौन करेगा, कौन फिक्स्ड करता है, यहाँ पे डेफिनेशन में देखो, इट रेफर्स टू अ सिस्टम इन विच एक्सचेंज रेट फॉर अ करेंसी इज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। जो भी आपके देश की गवर्नमेंट होती है वो डिसाइड करते हैं कि हमारे देश की करेंसी अगर किसी देश से एक्सचेंज होगी तो क्या रेट होगा। इंडिया में गवर्नमेंट को आप एक तरह से RBI मान के चल सकते हो, क्योंकि RBI ही, आपने बैंकिंग चैप्टर में पढ़ा होगा कि फॉरेन एक्सचेंज का कस्टोडियन होता है, उसका ध्यान रखता है वो कितना फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है कितना जा रहा है। अब इसके कुछ पॉइंट्स है इंपॉर्टेंट। पहला है पर्पस ऑफ दिस सिस्टम, मतलब इस सिस्टम को अडॉप्ट करने का क्या पर्पस है, क्यों कुछ देश इस सिस्टम को फॉलो करते हैं। इज टू एंश्योर स्टेबिलिटी इन फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड मतलब अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट। जब आपका एक जो रेट है वो फिक्स हो चुका है कि $1 80 रुपए के बराबर है, तो आपको बिजनेस करने में थोड़ा इजी हो जाएगा, क्योंकि आप कैलकुलेट कर सकते हो इजीली कि मेरे को कितने का सामान पड़ रहा है, कितने में बिकेगा, कितना मेरे को प्रॉफिट होगा। एक स्टेबिलिटी रहेगी। जैसे मान लो आपका ट्यूशन है, अब आप जहाँ भी कोचिंग जाते हो वहाँ का टाइम मान लेते हैं, सपोज 5 बजे शाम को क्लास होती है इको की, आज 5 बजे हुई, 2 दिन आप गए 5 बजे, तीसरे दिन टाइम हो गया 5:30, उन्होंने कहा कि अब 5:30 टाइम है, आपने 5:30 जाना स्टार्ट करा। फिर 3 दिन बाद उन्होंने फिर टाइम चेंज कर दिया, बोला नहीं 5 बजे ही है।
या 6 बजे कर दिया, जो भी टाइम चेंज करा। तो अगर बार बार टाइम चेंज होगा तो आपको प्रॉब्लम होगी, लेकिन अगर फिक्स टाइम रहेगा कि 5 बजे ही टाइम है तो दिक्कत नहीं होगी। तो वैसे ही अगर स्टेबिलिटी रहती है, फिक्स एक्सचेंज रेट फिक्स है, चेंज नहीं हो रहा है, तो आपका फॉरेन ट्रेड इजीली होता है। लोगों को एक कॉन्फिडेंस आता है, वो रिस्क ले देते हैं, मतलब वो ये नहीं सोचते कि हमारा पैसा डूब जाएगा, एकदम से रेट चेंज हो जाएगा तो हो सकता है हमें नुकसान हो जाए। तो उसके लिए ये बेनिफिट रहता है। आगे देखो क्या लिखा है, अंडर दिस सिस्टम गवर्नमेंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हैज टू मेंटेन लार्ज रिजर्व ऑफ फॉरेन करेंसी। अब ये क्या है, देखो अब मैं बोल दूं कि नहीं भाई मेरा जो इंडियन रुपीस है वो $1 और ₹1 के बराबर होगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। ये कैसे डिसाइड किया जाएगा, अगर इंडिया के पास फॉरेन करेंसी का ज़्यादा रिजर्व पड़ा होगा, जैसे अमेरिका है तो अमेरिकन डॉलर बहुत सारे पड़े हैं, तो हमारा प्राइस अच्छा डिसाइड हो पाएगा, मतलब हमें कम पैसा देना पड़ेगा। तो उसके लिए गवर्नमेंट को मेंटेन करके रखना पड़ता है बहुत ज़्यादा रिजर्व। यही इसका आगे जाके डीमेरिट बनेगा कि अगर आपके पास रिजर्व नहीं है तो आपके ज़्यादा रेट फिक्स नहीं कर सकते। आगे क्या, अंडर दिस सिस्टम ईच कंट्री कीप्स वैल्यू ऑफ इट्स करेंसी फिक्स्ड इन टर्म ऑफ सम एक्सटर्नल स्टैंडर्ड। क्या होता है, आपके पास 3 ऑप्शन है, या तो आप अपनी जो करेंसी है उसका जो कंपेयर कर रहे हो कि कितना एक्सचेंज रेट होगा, वो गोल्ड के हिसाब से करो, सिल्वर के हिसाब से करो, कोई और मेटल है, या फिर किसी और देश की करेंसी के कंपैरिजन में करो। यहाँ पे लिखा है देखो, जो एक्सटर्नल स्टैंडर्ड है वो गोल्ड भी हो सकता है, सिल्वर भी हो सकता है, एनी अदर करेंसी हो सकती है, या कोई और मेटल भी हो सकता है। तो क्या होगा, अब आपको करेंसी, अगर आप करेंसी के बेसिस पे कर रहे हो तो करेंसी बहुत रखनी पड़ेगी, गोल्ड के बेसिस पे कर रहे हो तो गोल्ड रिजर्व ज़्यादा रखना पड़ेगा। इसलिए बोला जाता है कि पहले इंडिया बहुत अमीर होता था, अंग्रेज जो आए हमें लूट के गए, क्योंकि वो हमारा सारा गोल्ड ले गए। अगर हम गोल्ड सिस्टम के हिसाब से देखते तो हमारा पैसा ज़्यादा मजबूत होता। वो अमीर कैसे बने ब्रिटिशर वगैरह, वो हमारा गोल्ड ले गए, क्योंकि गोल्ड की बहुत ज़्यादा मार्केट में वैल्यू होती थी। आगे देखो क्या, ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार 1 मार्क्स में आपके आ चुके हैं। व्हेन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इज टाइड मतलब इक्वल टू द वैल्यू ऑफ अनदर करेंसी, इट इज नोन एज पेगिंग। कि अगर एक देश की करेंसी और दूसरे देश की करेंसी इक्वल हो जाती है, मतलब दोनों को बराबर एक्सचेंज रेट है, $1 ₹1 के बराबर हो गया, तो उसको क्या बोलते हैं, पेगिंग। तो ये आपके एमसीक्यू में ही आ सकता है या वो फिल्म लेंथ में आ सकता है। आगे देखो एक और डेफिनेशन आएगी, व्हेन वैल्यू ऑफ करेंसी इज फिक्स्ड इन टर्म ऑफ सब अनदर करेंसी, या फिर मैंने अपने देश की जो करेंसी है उसकी वैल्यू मैं किसी और जो देश की करेंसी है उससे कंपेयर करके रख रहा हूँ, या फिर गोल्ड के कंपैरिजन में रख रहा हूँ, तो उसको बोलते हैं पैरिटी वैल्यू। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी 1 मार्क्स में ही आएगा, 1 मार्क्स से ज़्यादा आने वाला नहीं है। अब आओ इसके मेरिट्स में। मेरिट्स सिर्फ आपने रीड करने हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में इसको याद नहीं करना है। पहला है स्टेबिलिटी इन एक्सचेंज रेट, ये हमने देखा कि स्टेबिलिटी रहती है तो जिससे क्या होगा, फॉरेन ट्रेड ज़्यादा बढ़ेगा। दूसरा यही है पॉइंट, प्रमोट इंटरनेशनल ट्रेड, जो लोग होंगे वो कॉन्फिडेंसली आपके देश में ट्रेड कर पाएंगे, क्योंकि उनको ये नहीं लगेगा कि आज हमने पैसा लगाया वो कल को डूब जाएगा, एक्सचेंज रेट चेंज हो गया तो। प्रिवेंट स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज, स्पेकुलेटिव मतलब जुआ खेलना। कुछ लोग क्या करते हैं, जब एक्सचेंज रेट कम है, जैसे डॉलर का रेट कम है, खरीद लिया, जब बढ़ा तो महंगे में बेच दिया और प्रॉफिट कमा लिया। तो उन चीज़ों को ये कम करता है, क्योंकि आपको पता है 1 साल तक, 2 साल तक या 6 महीने तक चेंज ही नहीं होना रेट का, तो मैं खरीद के रखूँ करूँ क्या। अब इसके कुछ डीमेरिट भी हैं कि एक तो बहुत ज़्यादा फॉरेन रिजर्व आपको रखना पड़ेगा, आप ज़्यादा फॉरेन रिजर्व वेस्ट नहीं कर सकते, यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, जो यहाँ पे लिखा भी हुआ था कि मेंटेन लार्ज रिजर्व ऑफ फॉरेन करेंसी। इसके बाद डिफिकल्टी इन फिक्सिंग रेट, अब आपने फिक्स करना है, आपने रेट फिक्स कर दिया, बाद में आपको रियलाइज हुआ कि ये तो हमने कम रेट फिक्स कर दिया, ज़्यादा होना चाहिए था, या ज़्यादा कर दिया, कम होना चाहिए था, तो किस स्टैंडर्ड पे हम कैसे कैलकुलेट करें, वो थोड़ा सा दिक्कत करता है इसमें चेंज होने में। अब ये हो गया हमारा पहला। अब दूसरा करेंगे फ्लेक्सिबल वाला, साथ में जो मैंने अभी आपको डिफरेंस बोला था डेप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन का, वो भी करेंगे, क्योंकि वो डिफरेंस आपको तभी समझ आएगा जब आपको फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल रेट समझ आ जाएगा। तो देखो बच्चों, अब क्या है हमारा दूसरा एक्सचेंज का जो सिस्टम है उसका नाम था फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। दोबारा अंग्रेज बन जाओ, फ्लेक्सिबल मतलब जो चेंज होता रहता है बार बार, फिक्स्ड वाला था तो चेंज नहीं होगा, गवर्नमेंट डिसाइड करती थी क्या रेट होगा।
फ्लेक्सिबल में क्या होता है, कॉन्टिन्यूसली डेली चेंज होता है। क्या लिखा है देखो, इट रेफर्स टू अ सिस्टम इन विच एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय फोर्सेस डिमांड एंड सप्लाई। मार्केट फोर्सेस जो होती है वो होती है हमारी डिमांड और सप्लाई ऑफ डिफरेंट करेंसीज इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। अब इसमें क्या होता है, जिस देश की करेंसी की डिमांड बहुत ज़्यादा की जा रही है, मान लो कोई भी देश है, मान लो इंडिया ही है, अब इंडिया में हमने टूरिस्ट प्लेसेस बना दी बहुत सारी, तो बाहर के फॉरेन लोग इंडिया में आएंगे। अब उनको इंडिया में आना है तो इंडियन रुपी की चीज़ करेंसी की नीड पड़ेगी, तो वो अपने देश में अपने जो बैंक होंगे वहाँ पे आके हमारे इंडियन रुपी की डिमांड करेंगे, वहाँ पे अपने बैंक से मांगेंगे, यहाँ इंडिया में आके चेंज करवाएंगे। तो हमारे जो इंडिया की करेंसी रुपीज़ है उसकी डिमांड बढ़ गई, वो लोग सबको चाहिए, तो क्या होगा, हमारा जो रेट होगा वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। वहीं कोई ऐसा देश है जहाँ पे कोई आता नहीं है, पाकिस्तान है, पाकिस्तान में क्या करने जाओगे, पबजी थोड़ा ना खेलनी है तुमने लाइव वहाँ जाके। तो अगर ऐसा कोई देश है पाकिस्तान, अफगानिस्तान वगैरह, तो वहाँ पे अब कोई उनकी करेंसी की ज़्यादा डिमांड करेगा नहीं, सिर्फ जो थोड़ा बहुत उनका गुड्स का एक्सपोर्ट वगैरह हो रहा होगा, इम्पोर्ट हो रहा होगा, उसके लिए डिमांड होगी, तो उनकी करेंसी की वैल्यू कम होगी। तो यहाँ पे डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाता है कि आपकी करेंसी की वैल्यू क्या होगी। इसका एक और नाम होता है आल्सो नोन एज फ्लोटिंग एक्सचेंज। फ्लोटिंग मतलब तैरता हुआ, बार बार चेंज होता रहेगा, इसका फ्लो बार बार चेंज होता रहता है, कभी बढ़ जाता है रेट, कभी कम हो जाता है। आप अभी अपने फोन में देखोगे रेट अलग आएगा, 2 दिन बाद देखोगे रेट चेंज हो सकता है। अब इसमें देखो आगे क्या लिखा है, रेट इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट। ये हमने पढ़ा मार्केट में डिसाइड करेंगे। मार्केट में भी कैसे डिसाइड करेंगे, एक एक बंदे से जाके थोड़ा ना पूछेंगे आपको फॉरेन करेंसी चाहिए, फॉरेन करेंसी चाहिए। तो मेन यहाँ मार्केट का क्या मतलब है कि जो इंटरेक्शन किया जाता है, किससे इंटरेक्शन किया जाएगा, बैंक से। जितने भी इंडिया के बैंक्स होंगे, फर्म्स होंगी जो बाहर एक्सपोर्ट इंपोर्ट ज़्यादा करती है, और अदर इंस्टीट्यूशन सीकिंग टू बाय एंड सेल करेंसी फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग ट्रांजेक्शन इन द फॉरेन एक्सचेंज। ऐसे फॉर्म्स, ऐसे इंस्टीट्यूशन जो करेंसी खरीदने के लिए रेडी है किसी एक पर्टिकुलर देश की। मान लो एक बंदा है जिसे इंपोर्ट करना है अमेरिका से, अब उसको अमेरिकन डॉलर देने चाहिए होंगे, उसे पेमेंट करनी है उस हिसाब से, मतलब वो तो अपने बैंक के थ्रू करेगा, बैंक तो बाहर डॉलर्स में ही करेगा ना, अमेरिकन डॉलर में। तो क्या होगा, यहाँ से डिसाइड किया जाएगा कि अलग अलग बैंक्स में कितनी कितनी डिमांड आ रही है, कितने कितने डॉलर आ रहे हैं, कितने कितने अलग अलग करेंसियाँ आ रही है, उस हिसाब से डिसाइड की जाएगी, लोगों से नहीं पूछा जाता। अब यही इसका मीनिंग है, ज़्यादा इसमें पॉइंट्स है नहीं। अब इसके मेरिट में आओ, ये इक्विलिब्रियम लेवल बना के रखता है, क्योंकि डिमांड और सप्लाई ही किसी भी चीज़ के इक्विलिब्रियम लेवल को मेंटेन करने के लिए यूज़ होते हैं। आपने ये 11th में भी पढ़ा हुआ है, तो वहाँ पे ये थोड़ा इजी रहता है। एक ऐसा लेवल चलता है जो सबके लिए सही हो, जिसमें सब रेडी हो। नो नीड फॉर ह्यूज फॉरेन रिजर्व, इसमें कोई फॉरेन रिजर्व की ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि आपका रिजर्व कम है तो आपके जो करेंसी की वैल्यू है कम होगी। अगर डिमांड ज़्यादा है तो करेंसी की वैल्यू ज़्यादा ही होने वाली है यहाँ पे। लेकिन इसके कुछ डीमेरिट है, प्रमोट स्पेकुलेटिव एक्टिविटी। स्पेकुलेटिव मैंने आपको बताया, जुआ एक तरह का, लोग सस्ते में खरीद लेते हैं और करेंसी को जब महंगी होती रहती है उसका रेट बढ़ जाता है, तब उसे बेच देते हैं। इसके बाद थोड़ा इंस्टेबिलिटी रहता है एक्सचेंज में। जैसे मान लो मेरे को कोई ऑर्डर आया बाहर के देश से, मैंने उनको बोल दिया कि भाई 80 रुपये के हिसाब से मैं आपको दूंगा, मैंने एक्सचेंज रेट देखा कि इस हिसाब से दूंगा, अगले दिन ही एक्सचेंज रेट बढ़ गया तो मेरे को तो नुकसान हो गया ना। मैं तो ऑलरेडी उनको बोल चुका हूँ कि इस रेट पे आपको दूंगा। तो उससे थोड़ा इंस्टेबिलिटी रहती है बिजनेस करने में, ट्रेड करने में। थोड़ा लोग कह सकते हैं हिचकिचाते हैं कि हमें करें या ना करें, कल को रेट बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा, वो वाला सिस्टम होता है इसमें। तो ये था बच्चों आपका फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। अब मैंने जो आपको बोला था डीवैल्यूएशन और डेप्रीशिएशन, देखो दोनों में एक वर्ड का डिफरेंस है। एक में वर्ड आ रहा है रिडक्शन, एक में आ रहा है फोर। अगर मैं दोनों की डेफिनेशन बढ़ूं, इट रेफर्स टू द रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म ऑफ ऑल फॉरेन करेंसी। यहाँ पे भी वही है, इट रेफर्स टू, बस यहाँ वर्ड क्या आ गया, फॉल इन द मार्केट प्राइस ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अब रिडक्शन फॉर जो वर्ड है वो वहाँ यूज किया जाता है जब हम खुद किसी चीज की वैल्यू कम कर रहे हैं। तो डिवैल्यूएशन का मतलब है जब आपकी गवर्नमेंट ने खुद अपनी करेंसी की वैल्यू कम कर दिया। आपने इंडियन डेवलपमेंट में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए थे उसमें ये पढ़ा होगा, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ करेंसी। हमने अपनी करेंसी की वैल्यू इंडिया ने खुद कम की थी,
तो वो ये डीवैल्यूएशन था, डीवैल्यूएशन हमने खुद किया था। और ये कौन से सिस्टम के अंदर होता है? फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में, क्योंकि वहां गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि हमारा रेट क्या होगा। और डेप्रिसिएशन में वर्ड आ रहा है फॉल, फॉल किसी और रीजन की वजह से होता है। अब फॉल जो होता है वो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में होता है, मतलब इस वाले में कि अगर डिमांड आपकी ज़्यादा है कम है उसके अकॉर्डिंग आपकी जो करेंसी की वैल्यू है वो कम हो रही है, तब वर्ड आएगा डेप्रिसिएशन। और अगर खुद कर रहे हैं तो क्या वर्ड आएगा? डिवैल्यूएशन। ये इसमें बेसिक सा डिफरेंस है। अब करेंगे लास्ट इसका, मतलब चैप्टर का लास्ट नहीं है बट जो लास्ट सिस्टम है मैनेज फ्लोटिंग सिस्टम, छोटा सा है वो बहुत। इसी के साथ एक टॉपिक जिसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है बच्चों की, डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज और सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज में क्या डिफरेंस है, कब डिमांड में कौन से पॉइंट आएंगे और सप्लाई में कौन से आएंगे। तो देखो बच्चों अब क्या है हमारा लास्ट जो हमारा सिस्टम है जिसका नाम है मैनेज फ्लोटिंग रेट सिस्टम। पहले तो सीधा इसका एक और नाम याद कर लो, डर्टी फ्लोटिंग। एक और नाम याद होता है इसका, एक तो मैनेज फ्लोटिंग है ही और एक होता है डर्टी फ्लोटिंग। फिक्स्ड वाले का कोई नाम नहीं था, फ्लेक्सिबल वाले का एक और नाम था फ्लोटिंग एक्सचेंज सिस्टम। अब इसमें क्या होता है देखो, ये ना हाइब्रिड होता है। हाइब्रिड मतलब जैसे एक होती है पेट्रोल की गाड़ी, एक होती है इलेक्ट्रिकल गाड़ी और एक होती है हाइब्रिड गाड़ी। हाइब्रिड मतलब जिसमें पेट्रोल भी है और वो बैटरी की मदद से भी चलेगी, दोनों के फंक्शन होते हैं। तो इसमें क्या होता है, फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल दोनों के ही फीचर्स होते हैं। मतलब एक देश ऐसा है जिसने अपनी करेंसी का रेट फ्री छोड़ रखा है डिमांड और सप्लाई के ऊपर, लेकिन उन्होंने एक फिक्स रख दिया कि हमारी करेंसी, इंडिया ले लेते हैं कि इंडिया की करेंसी जो डॉलर वाइज है, $1 60 रुपीज से नीचे ऊपर नहीं जाना चाहिए। छोटी मोटी फ्लक्चुएशन हो रही है 10 पैसे की 20 पैसे की तो चलेगी, लेकिन ज़्यादा चेंज होगा तो हम गवर्नमेंट कह रही है हम बीच में इंटरवेंशन करेंगे। तो उस सिस्टम को कहते हैं मैनेज फ्लोटिंग सिस्टम। इट रेफर्स टू अ सिस्टम इन विच फॉरेन एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्स, जो हमारी डिमांड सप्लाई थी, एंड सेंट्रल बैंक मतलब आरबीआई, इंडिया के केस में गवर्नमेंट, आरबीआई मतलब गवर्नमेंट हो गया, इन्फ्लुएंस द एक्सचेंज रेट थ्रू इंटरवेंशन इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। अब ये फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होती है बेटा, अभी आपने आगे टॉपिक में पढ़ना है। जैसे शेयर मार्केट होती है जहाँ शेयर खरीदे जाते हैं, शेयर बेचे जाते हैं, तो ऐसे ही एक मार्केट होती है जहाँ पे अलग अलग देशों की करेंसीज बेची और खरीदी जाती है। तो अगर किसी देश को, वैसे तो देश क्या करेगा, मार्केट फोर्सेस पे छोड़ देगा, बट अगर उन्हें लग रहा है कि हमने जो लिमिट सेट करी है इससे हमारा रेट नीचे जा रहा है, हमें नुकसान हो रहा है या ज़्यादा ऊपर जा रहा है, दोनों के अपने मेरिट डिमेरिट से ऊपर नीचे जाने के, तो क्या करेगा सेंट्रल बैंक जो भी उस देश का होगा वो बीच में आएगा। कभी वो करेंसी को की सप्लाई, अपनी करेंसी की सप्लाई बढ़ा देगा, कभी कम कर देगा। वो ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, वैसे आपकी बुक में एक बॉक्स दिया हुआ है मैनेज फ्लोटिंग के बाद, उसमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, वो चाहे आप पढ़ सकते हो। तो इसमें क्या है, दोनों है, इसलिए लिखा हुआ इट इज अ हाइब्रिड ऑफ फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल, दोनों के फीचर इसके अंदर होते हैं। अब सेंट्रल बैंक इंटरवेंशन इन द मार्केट टू रिस्ट्रिक्ट द फ्लक्चुएशन इन द एक्सचेंज रेट विद इन अ सर्टेन लिमिट। मतलब अगर उन्हें, वही मैंने आपको बोला ना कि 10 पैसे 20 पैसे का चेंज हो रहा है तो कोई बात नहीं, अगर ज़्यादा चेंज हो रहा है, जो उन्होंने लिमिट सेट करी हुई है उसके अलावा उनको लग रहा है ज़्यादा चेंज हो रहा है, तब वो बीच में आएगा। इसके लिए भी थोड़ा बहुत रिजर्व मेंटेन करना पड़ता है और अब मोस्टली यही वाला चलता है। पहले होता था फिक्स्ड और जो फ्लेक्सिबल है वो वाला आपका चलता था। ये हो गया हमारा लास्ट, ये 3 टाइप के हमारे कवर हो गए। अब ये बुक में आपके सिलेबस में एक टॉपिक है डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, कि कब हम डिमांड करते हैं फॉरेन एक्सचेंज की, मतलब आउटफ्लो होता है हमारे देश से बाहर जाता है पैसा फॉरेन एक्सचेंज, और सप्लाई है इनफ्लो, हमारे देश में आएगा कब। आप लोग डिमांड सप्लाई वर्ड याद मत रखो, आउटफ्लो और इनफ्लो याद कर लो तो समझ आ जाएगा। अगर मेरे को इंपोर्ट करने हैं, किसी बाहर के देश से अपने देश में गुड्स मंगाने हैं, तो मेरे को फॉरेन एक्सचेंज की नीड होगी, तो मैं अपने देश से डिमांड करूंगा फॉरेन एक्सचेंज की, क्योंकि मेरे देश से पैसा बाहर जाएगा। या मैं बाहर के देश में घूमने जा रहा हूँ, टूरिज्म करने जा रहा हूँ, उसके लिए चाहिए होगा। परचेज ऑफ फॉरेन एसेट, परचेज ऑफ एसेट इन फॉरेन, अगर मैं किसी और देश में कोई एसेट खरीद रहा हूँ, कोई घर खरीद रहा हूँ, कोई गाड़ी खरीद रहा हूँ, तब भी मुझे करेंसी की नीड होगी, तो मैं डिमांड करूंगा कि भाई डॉलर दो मेरे को पेमेंट करनी है।
यूनिलेटरल ट्रांसफर सेंड टू अब्रॉड, यूनिलेटरल ट्रांसफर हम पहले भी पढ़ चुके हैं बीओपी में। अगर हम किसी को गिफ्ट भेज रहे हैं, सेंड टू है याद रखना, फ्रॉम वाला, क्योंकि इसमें आने वाला अगर मैं इंडिया में बैठे बैठे अपने किसी भाई को किसी दोस्त को पैसा भेजना चाहता हूँ तो मुझे उस करेंसी की नीड होगी। और स्पेकुलेशन तो दोनों में ही होता है कि अगर मेरे को जुआ खेलना है, मैं प्रॉफिट कमाना चाहता हूँ तो उसके लिए। अब सप्लाई कब होगी, मतलब मेरे देश में फॉरेन एक्सचेंज कब आएगा, जब मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, अपने देश से गुड्स भेज रहा हूँ किसी और देश में, तो वो मेरे को पेमेंट करेगा और मेरे देश में डॉलर वगैरह आएंगे। नेक्स्ट है फॉरेन इन्वेस्टमेंट, अगर मेरे देश में कोई पैसा लगा रहा है, जैसे बीओपी में पढ़ा था एफडीआई हो रही है, तो एफडीआई करेगा तो वो अपने देश की करेंसी यहाँ पे लाएगा, फिर उसे कन्वर्ट कराएगा तो हमारे पास उनके देश की करेंसी आ जाएगी। यूनिलेटरल ट्रांसफर फ्रॉम अब्रॉड, अब मेरे एक दोस्त ने या भाई ने मेरे को वहां से पैसा भेजा तो वो भी तो उनकी करेंसी जो होगी, जो भी देश का वो होगा उस करेंसी में भेजेगा, फिर मैं कन्वर्ट करूंगा। और लास्ट स्पेकुलेशन, तो ये अच्छे से कर लो, ये एमसीक्यू में आ जाते हैं आपके। अब लास्ट टॉपिक बच गया इसका जो अभी आया था यहाँ पे कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो क्या होती है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, कितने टाइप की फॉरेन एक्सचेंज मार्केट होती है और उसके फंक्शन क्या होते हैं, बहुत छोटा सा टॉपिक है, फिर ये चैप्टर हो जाएगा आपका फिनिश। तो देखो बच्चों, अब हमारा लास्ट टॉपिक बचा है, बहुत छोटा सा टॉपिक है बट 1 मार्क्स का एमसीक्यू यहां से आ सकता है आपका। क्या है हमारा लास्ट टॉपिक, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। जैसे एक नॉर्मल मार्केट होती है जहां पे हम गुड्स खरीदते हैं, जाके बायर एंड सेलर होते हैं, गुड्स खरीदते हैं। अब यहाँ पे वर्ड है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो अभी जब मैंने आप लोगों ने पीछे पढ़ा था उसमें एक वर्ड आया था स्पेकुलेटिव, जिसमें लोग फॉरेन करेंसी को खरीद लेते हैं और उसको सस्ते रेट में खरीद लिया फिर महंगे में बेचा। तो कहीं तो बेचेंगे ना, जैसे शेयर होता है, शेयर मार्केट में खरीदते बेचते हैं, तो ऐसे ही फॉरेन एक्सचेंज की भी मार्केट होती है जहां पे लोग फॉरेन करेंसीज को खरीदते हैं और बेचते हैं। इट इज द मार्केट इन विच फॉरेन करेंसीज आर बॉट एंड सोल्ड। सिंपल है बहुत। अब आओ इसके फंक्शंस में, और ये जो फंक्शन है थर्ड वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एमसीक्यू में बहुत बार आ सकता है। पहला तो है ट्रांसफर फंक्शन। ये क्या करता है, दो कंट्रीज के बीच में परचेजिंग जो पावर है, मतलब एक कंट्री की जो करेंसी है वो ज्यादा है, उस दूसरी कंट्री उसको खरीद रही है, तो एक दूसरे को एक तरह से ट्रांसफर कर रहे हैं पैसा। अगर ऐसी कोई मार्केट ही नहीं होगी तो खरीद नहीं पाएंगे। अगर जैसे शेयर मार्केट नहीं होगी तो लोगों का पैसा कंपनियों तक पहुंच ही नहीं पाएगा। तो ये उस चीज में हेल्प करता है, एक तरह की मार्केट है जिसकी वजह से दो कंट्रीज के बीच में लेन देन हो पाता है। अगला है क्रेडिट फंक्शन। तो इसमें जो है पैसा जो है वो क्रेडिट में, मतलब जो ट्रांजैक्शन होती है वो क्रेडिट में की जाती है, कैश में भी की जाती है, क्रेडिट में भी की जाती है। जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज के थ्रू, डीडी के थ्रू, बहुत सारी चीजें होती हैं। डीडी में तो चलो फिर भी पेमेंट हो जाती है, बट एक तरह का फैसिलिटी देता है जिसमें आप उधार में भी खरीद सकते हो सामान को। अब लास्ट है हेजिंग फंक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यही सेम आपका यहाँ पे टाइप्स ऑफ मार्केट में आने वाला फॉरवर्ड मार्केट में। हेजिंग क्या होता है कि अभी मैंने एक पर्सन से डील कर ली, आज जो भी डेट है, मार्च चल रहा है, मार्च में मैंने डील करी एक पर्सन से कि भाई मैं आपसे जुलाई में सामान खरीदूंगा, लेकिन डिसाइड जो रेट डिसाइड किया है सामान खरीदने का वो मैंने आज का ही किया कि आज जो रेट चल रहा है वो मान लो किसी कोई भी गुड़ है 10 रुपए पर पीस चल रहा है, तो मैं 10 रुपए पर पीस ही खरीदूंगा, चाहे जुलाई में रेट 9 रुपए हो, चाहे जुलाई में रेट 11 रुपए हो, 12 रुपए, उससे मतलब नहीं है। तो उसे कहते हैं हेजिंग। इससे क्या होता है, लॉस नहीं होता। पहले से ही आप डिटरमाइन करके चलते हो कि अभी क्या रेट चल रहा है, फ्यूचर में चलेगा, जब जिस रेट पे दोनों पार्टीज एग्री होती है उस रेट पे खरीद लेते हैं। अब देखो टाइप्स ऑफ मार्केट। पहला है स्पॉट मार्केट। स्पॉट सुना है आपने वर्ड, ऑन द स्पॉट बोलते हैं कि जैसे जिसे बोलता है अभी के अभी, इमीडिएटली। तो इसमें क्या होता है, इट रेफर्स टू अ मार्केट इन विच द रिसिप्ट एंड पेमेंट आर मेड इमीडिएटली। कि अगर मैंने करेंसी खरीदी है किसी देश से तो मैं पेमेंट भी अभी के अभी करूंगा, फ्यूचर में कोई पेमेंट नहीं होगी, इसलिए नाम है इसका स्पॉट मार्केट। ऑन द स्पॉट पेमेंट हो रही है अभी के अभी, ऐसा नहीं हो रहा कि एक थोड़े टाइम बाद हो रही है। वैसे जनरली बुक एज पर बुक आपकी लिखा हुआ है कि 2 दिन का टाइम मिला देते हैं, बट उससे ज्यादा टाइम यहाँ पे नहीं दिया जाता। और ये फॉरवर्ड मार्केट, फॉरवर्ड का मतलब ही यही होता है फ्यूचर। तो ये वही है जो हेजिंग फंक्शन है। इट रेफर्स टू अ मार्केट इन विच सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज सेटल्ड ऑन अ स्पेसिफिक फ्यूचर डेट, स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट एट अ रेट एग्रीड अपॉन टुडे।
हमने आज ही डिसाइड कर लिया कि इस रेट पे खरीदेंगे या इस रेट पे बेचेंगे, लेकिन ट्रांजैक्शन कब होगी, बाद में होने वाली है। रेट आज ही हम डिसाइड कर चुके हैं। तो ये होती है हमारी फॉरवर्ड मार्केट। ये 1 मार्क्स में पूछ लेते हैं कि ऐसी कौन सी मार्केट होती है जिसमें फ्यूचर में पेमेंट होती है बट रेट अभी डिसाइड कर लिया जाता है। अब हो गया बच्चों आपको ये चैप्टर पूरा फिनिश, बीओपी भी हो गया, ये भी हो गया, पूरी यूनिट हो गई फिनिश। लेकिन याद रखना, सिर्फ आपने अगर मतलब आपने सिर्फ ये टॉपिक समझ लिया इससे नहीं होगा, आपको इसके अच्छे से एमसीक्यू करने हैं, सारे क्वेश्चंस करने हैं, हॉट्स क्वेश्चन आपकी बुक में होंगे, वो सारे करने हैं कि अगर क्वेश्चन घूम के आए तो आपको पता होना चाहिए, और एमसीक्यू जरूर करना अच्छे से, क्योंकि उसमें गलती होने के चांस ज़्यादा है। तो मिलते हैं बच्चों अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, पहले वो करेंगे क्योंकि वो ज़्यादा मार्क्स का है। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।